चलो, आज का जो क्लास है ब्रेन लोब पे है। यानी हम बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग में अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यों को होते हैं। तो कौन से क्षेत्र में हमारा दिमाग कौन से कार्यों को करता है और उसको हम बैलेंसिंग कैसे करें। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने क्लास की थी वो ब्रेन बैलेंसिंग पे थी, ब्रेन डोमिनेंस पे थी। तो हमने जाना कि हमारे ब्रेन में दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, ऐसे दो हेमिस्फेयर होते हैं और उसके अनुसार हमारा बिहेवियर होता है। तो अगर हम हमारी कार्यशीलता को स्टेबल करना चाहते हैं तो मेन चीज क्या होती है कि हमको हमारे ब्रेन को बैलेंस करना होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस होना है। इसके लिए कल हमने ब्रेन जिम के एक दो अध्याय को पढ़ा, एक दो सेशन की प्रैक्टिस भी की ब्रेन जिम को। होप सो आप सभी ने वो किया होगा और एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रेन का कनेक्शन जान लेते हैं हमारे बॉडी पार्ट के साथ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे बैलेंसिंग किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम फिंगरप्रिंट में जो न्यूरॉन्स होते हैं, लाइंस होती है, उसके हिसाब से हम ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है ये कैसे जाने। तो जब हम फेटल स्टेज में होते हैं, छोटे होते माँ के गर्भ में रहते हैं, 13 वीक टू जो 24 वीक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, तो 13 वीक से हमारा ब्रेन का विकास शुरू होता है। और साथ साथ ब्रेन के विकास के साथ साथ हमारी उंगलियों का भी डेवलपमेंट उसी समय में होता है। और जैसे जैसे एटमोस्फियर अपना रंग दिखाता है वैसे वैसे हमारे दिमाग जो होता है तो हमारा दिमाग बढ़ने लगता है, और उसी थॉट प्रोसेस के आधार पे हमारी उंगलियों पे वैसे वैसे पैटर्न बनते जाते हैं। जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हमारे इसमें आते हैं तो उनका उतना ही कॉम्प्लिकेशन हमारे ब्रेन में आता है। ठीक है, तो दोनों का विकास जो होता है, हमारे फिंगरप्रिंट का और हमारी उंगलियों का और हमारे ब्रेन का विकास जो होता है एट ए टाइम होता है। इसलिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जो रीजेस होते हैं उसके एनालिसिस पे हम ये एनालिसिस करते हैं कि ब्रेन के उतने न्यूरॉन्स भी हो गए। इसलिए इन दोनों केसों को रिलीवेंट किया जाता है। और ऐसा कभी लाखों बच्चों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है कि जिसके उंगलियों पे कोई पैटर्न भी नहीं होते हैं, और उस पैटर्न नहीं होने के कारण उसमें ब्रेन का विकास भी नहीं पाया गया है, या उसको ब्रेन ही नहीं पाया गया है। या ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन तो मिलता है लेकिन खाली न्यूरॉन्स नहीं होते उस ब्रेन में, तो खाली ऐसे ही न्यूरॉन के जो रेशे होते हैं वो नहीं होते। तो इसके कारण उसके ब्रेन का विकास भी आधा अधूरा माना जाता है, और इसी चीज को डाउन सिंड्रोम बोला गया है। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं जिनका उतना विकास नहीं हो पाता। तो ये अगर आप फाइंड करना चाहते तो ये किसी एंगल से आप फाइंड करते हो कि कौन सा बच्चा कितना ब्रेनली शार्प है, कितने उसके न्यूरॉन एक्टिव है, हाईली एक्टिव है कि नहीं है, ये आप एटीडी एंगल से जान सकते हो। ठीक है, तो ब्रेन लूप के बारे में जानेंगे हम। ये कौन सा आता है मैंने? जैसे ब्रेन लूप जो है, अभी ब्रेन लूप क्या होती है, दिमाग की अलग अलग कार्य करने की सीमा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे। जैसे हावर्ड गार्डनर का जो थ्योरी हमने पढ़े थे, तो हावर्ड गार्डनर ने बोला कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। वो जो इंटेलिजेंस होते हैं वो हमारे ब्रेन लोब से कनेक्टेड होते हैं। यानी हमारे ब्रेन का लोब जो पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इंटेलिजेंस हमें ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे हावर्ड गार्डनर ने अपने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस में अपने बुक में लिखा है, जिनके बुक का नाम है फ्रेम ऑफ माइंड। तो उनके हिसाब से हर बच्चे में 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, और सभी में इंटेलिजेंस अलग अलग पाई जाती है। जैसे उनके दिमाग के लोब के पावर के अनुसार, किसका कौन सा लोब पावरफुल है उसके हिसाब से बच्चे में ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। और हर एक लोग अपनी इस क्वालिटी के साथ जन्म लेते हैं, इसको ये हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं।
अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे 4 लोब की बात होती है। 4 लोब यानी फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्परल। फिर फ्रंटल पार्ट के दो जो फ्रंटल जो पार्ट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रीफ्रंटल और दूसरा होता है इंफीरियर फ्रंटल। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में दो अलग टाइप की जो कहानी लिखी जाती है, दो अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। जिसे प्रीफ्रंटल जो लोब होगा, यानी ये अपने ब्रेन का आगे वाला, ठीक है। तो ये प्रीफ्रंटल लोब जो होता है, ये पर्सनालिटी के लिए होता है, पर्सनालिटी का जनक माना जाता है। जैसे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, आपका बिहेवियर, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, ये यहाँ से बताया जाता है। ठीक है, तो प्रीफ्रंटल लोब में कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पे प्रीफ्रंटल लोब में क्रिया होती है इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी जो होती है यहाँ से देखी जाती है कि किसी का इंटरपर्सनल यानी सोशल व्यवहार कैसा है, किसी का खुद के साथ व्यवहार कैसा होता है, ये जो डिसाइडेड होता है ये प्रीफ्रंटल लोब के कारण होता है। अंडरस्टैंड हो गया आपको? बाद में इंफेरियर, अब इंफेरियर फ्रंटल लोब की बात करते तो ये जो घर होता है, इंफेरियर जो होता है, ये लॉजिकल, जितना भी कुछ लॉजिकल रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे लॉजिकल समझना, इमोशन को समझना है, किसी के रीजन को समझना है, प्लानिंग को समझना है, मैटर मूवमेंट पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, क्रिएटिविटी होती है, जजमेंटल एबिलिटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग होता है। ये सभी जो होता है इंटर इंफीरियर फ्रंटल लोब में होता है। यानी ये जो सेंटर माना जाता है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन का सेंटर माना जाता है। और ये प्रीफ्रंटल जो लोब होता है, ये आपके थंब की क्वालिटी इससे देखा जाता है। प्रीफ्रंटल लोब जो होता है आपके थंब की क्वालिटी से देखा जाता है प्रीफ्रंटल, क्योंकि ये जैसे आपका लेफ्ट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट थंब जो होता है, इससे आपकी आउटर क्वालिटी को देखा जाता है, और राइट थंब जो होता है इससे इनर क्वालिटी को देखा जाता है। क्योंकि दिमाग के भी दो पार्ट है ना, तो वैसे भी इनके फिर और दो पार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट प्रीफ्रंटल, राइट प्रीफ्रंटल, लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल, राइट इंफीरियर फ्रंटल। ठीक है, तो इंफीरियर फ्रंटल में जो क्रियाएं चलती है वो होती है लॉजिकल क्रिया होती है, इमेजिनेशन होती है, लिंग्विस्टिक रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, ये भी आप इंफीरियर में होते हैं। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, भाषा को समझना, ये जो क्रिया होती है ये इसमें होती है। बाद में पैरिटल लोब्स, पैरिटल लोब्स ये मिडल ब्रेन, हमारा फ्रंट ब्रेन होने के बाद जहाँ पे मिडल में आता है, मिडल पोर्शन आता है, पैरिटल फ्रंटल लोब। देखना कभी आप भीग जाते हो, कभी ऑब्जर्व करना, कभी आप भीग जाते हो, ज्यादा पानी में पानी आ जाती है, भीग जाती है आप, तो आपका जो बीच वाला सर, सेंटर का सर दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपके फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर से कनेक्ट होता है, फिंगर से कनेक्ट होता है, आपके फुल बॉडी के कंट्रोल से कनेक्ट होता है। ये काइनेमेटिक्स पार्ट माना जाता है, काइनेस्थेटिक यानी पूरी बॉडी के एक्शन का पार्ट जो होता है, ये यहाँ का पार्ट होता है। तो ये पार्ट क्या करेगा, आपके पूरी बॉडी के मूवमेंट पे ध्यान रखता है, पूरी बॉडी में होने वाली गतिविधियों को ध्यान रखता है, एक्शन पे ध्यान रखता है। सेंटर ऑफ काइनेटिक्स, पैरिटल लोब जो सेंटर में है, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर इसके बारे की में की जो गतिविधियां होती है, ये सभी गतिविधियां जो होती है यहाँ पे होती है। खा लेना। ठीक है, बाद में बात करते हैं, एक मिनट कर देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे हम हमारे ऑक्सीपिटल लोब की, जो विजुअल पार्ट माना जाता है, जहाँ पे विजुअल रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को समझना, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, कलर को आइडेंटिफाई करना, उसकी गतिविधियों के बारे में जानना, या देख के सीखने वाली जो प्रोसेस होती है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन की प्रोसेस होती है,
ये जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये कौन सी एबिलिटी को डेवलप देता है? ऑक्सीपिटल अगर लोब आपका है तो ये म्यूजिकल एबिलिटी जो होती है, म्यूजिकल नहीं, सॉरी सॉरी, विजुअल जो एबिलिटी होती है, जैसे पिक्चरोग्राफिक मेमोरी, विजुअल एबिलिटी, ठीक है, जैसे नेचुरलिस्ट, विजुअल एबिलिटी, नेचर के साथ देखना, ठीक है, या विजुअल एबिलिटी करके जो होता है एक लोग में एक फंक्शन होता है आपकी छोटी उंगली में, जो फंक्शन होता है छोटी उंगली से जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो होता है विजुअल रिलेटेड, वो यहाँ पे होता है, विजुअल एबिलिटी। बाद में बात करते टेम्परल लोब की। तो टेम्परल लोब यानी ऑडिटरी का घर माना जाता है, टेम्परल लोब यानी ऑडिटरी का घर माना जाता है। तो टेम्परल लोब जो होता है ये क्या करता है, हमारी सुनने की एबिलिटी को बनाए रखता है, सुन के सीखने की एबिलिटी को डेवलप करता है। ये जो एबिलिटी होती है हमारे यहाँ पे सुनने की एबिलिटी पे वर्क करती है, लिसनिंग कैपेबिलिटीज को बताती है, सुन के ध्यान रखने की एबिलिटी कितनी है, सुन रिदम को समझने की एबिलिटी कितनी होती है, ये लोग कराता है। तो ये जो छोटी उंगली जो होती है दोनों विजुअल एबिलिटी को बताएगी, साथ में नेचुरल एबिलिटी को बताएगी। यानी इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये दो उंगलियां जो होती है, क्या होती है, छोटी उंगली एक विजुअल एबिलिटी को बताएगी, एक नेचुरलिस्ट एबिलिटी को बताएगी। यानी ये अगर सपोज हमारी राइट हैंड की उंगली है, बराबर है, ये छोटी उंगली है, तो ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होगी, तो ये विजुअल इम्पैक्ट को बताएगी। और ये राइट लेफ्ट हाथ की उंगली होगी तो ये राइट ब्रेन की तरफ होगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड की उंगली है तो राइट है, सॉरी, ये नेचुरली बताएगी। और ये जो होती है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट करेगी, तो ये विजुअल इम्पैक्ट को बताती है। इस तरीके से ये नेचुरली बताएगी तो ये विजुअल बताएगी। राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होगी, तो इसमें लेफ्ट ब्रेन से होने वाले फंक्शन ये 5 उंगलियों में दिखेंगे, ये 5 उंगलियों में राइट ब्रेन से होने वाले फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल थंब, जैसे लेफ्ट थंब होता है, यानी अभी लेफ्ट थंब यानी कौन सा, ये राइट ब्रेन के बारे में बताएगा, राइट ब्रेन के बारे में, लेफ्ट थंब राइट ब्रेन के बारे में बताएगा। तो ये हमारी इंटरपर्सनल क्वालिटी को बताता है, यानी सोशल में हमारा बिहेवियर कैसा है ये बताता है, यानी ये हमारे आउटर बिहेवियर को डील करेगी। तो ये जो थंब में जो पैटर्न होता है, राइट थंब में जो पैटर्न होता है, ये हमारे इंट्रापर्सनल क्वालिटी को बताते हैं, सेल्फ में हम कैसे हैं, ठीक है। अब इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं। अगर हमारे लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर जो होता है ये हमें स्पैटल एबिलिटी को बताता है, पिक्चर एबिलिटी को बताएगा। और ये हमारे जो होता है राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है। साथ में लेफ्ट हाथ का जो इंडेक्स फिंगर होता है, ये वाला इंडेक्स फिंगर होता है, तो ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये हमें लॉजिकल एबिलिटी को बताता है। बाद में मिडिल फिंगर एक फाइन मोटर एक ग्रॉस मोटर को बताता है। तो फाइन मोटर कौन सा बताएगा, जैसे आप किसी के सपोज लेफ्ट हाथ को देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हाथ को देखेंगे तो ये फुल बॉडी मूवमेंट का होगा, यहाँ पे जितने रिजेस हो गए तो यहाँ से आपको पता चलेगा फुल बॉडी मूवमेंट इसका कैसा है। और वही राइट हैंड की आप देखोगे, राइट हैंड की इंडेक्स को देखोगे तो ये लेफ्ट ब्रेन को दिखता है, तो ये फाइन मोटर को बताता है, यानी छोटी मोटी गतिविधि को बताएगा। यानी लेफ्ट ब्रेन में अगर रिजेस किसी में कम बता रहे तो आप उसको देख के ही बताओगे इसका फाइन मोटर कैसा है, ग्रॉस मोटर कैसा है, फुल बॉडी पे कंट्रोल कैसा है, बारीक गतिविधि कैसा है। फाइन मोटर यानी फेशियल इंप्रेशन देना, फेशियल एक्सप्रेशन देना, फिंगर का उपयोग, यानी वो बच्चा राइटिंग में अच्छा है कि नहीं है, ये आप वहां से पता कर सकते हो। बाद में बात करते हैं रिंग फिंगर की, दोनों हाथों के रिंग फिंगर की, ठीक है। अगर मेरे राइट हैंड का रिंग फिंगर होता है तो वो मुझे लिंग्विस्टिक एबिलिटी के बारे में बताता है, लैंग्वेज को समझने की कला जो होती है मैं इस फिंगर से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि इसकी लैंग्वेज को समझने की कला कैसी है। अगर मुझे म्यूजिक के रिलेटेड कला को जानना है तो ये मेरा जो होता है लेफ्ट हैंड की उंगली बताती है, कौन सी रिंग फिंगर मेरी लेफ्ट हैंड की उंगली बताती है, ये म्यूजिक के वाइब्रेशन को बताती है, म्यूजिक एबिलिटी को बताती है, सुनने की मेरी कला को बताती है।
बाद में बात करते हैं लास्ट फिंगर की, छोटी उंगली की। अगर ये मेरी लेफ्ट हाथ की जो उंगली होती है, लेफ्ट हैंड की जो उंगली है मेरी, सबसे छोटी जो उंगली है ये वाली लिटिल फिंगर, ये मेरे में विजुअल एबिलिटी को बताती है। वीएस के टेक्निक जो बोलते हैं ना, हम यहाँ से देखते हैं छोटी उंगली में न्यूरॉन कितने हैं, तो ये हमारी विजुअल एबिलिटी को बताएगी। और हमारे राइट राइट साइड की जो उंगली होती है वो नेचर के प्रति हमारे अट्रैक्शन को बताएगी। यानी एक साथ हमारे लोब कितने होते हैं, 10 लोब होते हैं, 5 लोब लेफ्ट, 5 लोब राइट, और दोनों में अलग अलग गतिविधियां होती है। जैसे लेफ्ट ब्रेन में कौन सी गतिविधि होगी, इंट्रापर्सनल क्वालिटी होगी, लॉजिकल एबिलिटी होगी, काइनेमेटिक्स एबिलिटी होगी फाइन मोटर वाली, लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगी लैंग्वेज को समझने वाली एबिलिटी, और नेचुरलिस्ट एबिलिटी होगी नेचर में समझने की कला। तो ये इंटेलिजेंस कैसे, अगर हमारे लेफ्ट ब्रेन अगर स्ट्रांग होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन अगर स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो इसमें ये क्वालिटी हमें पाई जाती है, इतने टाइप का इंटेलिजेंस हमें पाया जाएगा। अगर वही राइट ब्रेन हमारा अगर स्ट्रांग होता तो क्या होगा, इंट्रापर्सनल एबिलिटी हमें दिखती है, हम सोशल के प्रति ज्यादा झुकाव हमें नजर आता है, स्पैटल एबिलिटी होती है, इमेजेस को समझने की, 3D व्यूज देखने की हमको एबिलिटी आती है, पिक्चर को अच्छे से हम डिजाइन कर पाते हैं, काइनेटिक एबिलिटी, फुल बॉडी पे हमारा कंट्रोल अच्छा है, फुल बॉडी को हमको यूज आता है। कभी कभी बच्चे देखो ऐसे होते हैं जिनको लिखना नहीं आता लेकिन पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करना आता है, यानी इसके मतलब लिखने में, कोई चीजें पकड़ने में उसको प्रॉब्लम जाती है, लेकिन डांसिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है, बॉडी के पार्ट का अच्छा यूज करता है। कोई कोई अच्छा डांसर होता है जिसको फेशियल एक्सप्रेशन देना नहीं जमता, जैसे गोविंदा है, डांस करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन भी देगा तो उनके डांस थोड़े देखने में मजा आती है, ठीक है। लेकिन कोई कोई डांसर ऐसे होते हैं वो बॉडी के पार्ट को बहुत अच्छे से हिलाता है लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, उंगलियों के मूवमेंट को सही से नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, समझ में आता है कि उसका फाइन मोटर वीक है लेकिन ग्रॉस मोटर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पूरे बॉडी को एक कुशलता के साथ यूज करता है, लेकिन वो हैंड मूवमेंट को नहीं कर पाता, फेशियल मूवमेंट को नहीं दे पाता। कोई कोई डांसर देखो बहुत अच्छे से फास्ट में डांस कर लेता है लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं जुड़ता, उसके डांस के साथ उसका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं जुड़ता, यानी मतलब क्या है, उसमें फाइन मोटर की कमी है। जैसे माइकल जैक्सन, उनके हाव भाव उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होते थे, इसलिए वो डांस में परफेक्ट है। प्रभु देवा को देख लीजिए, फेशियल एक्सप्रेशन मूवमेंट एक तरफ जाता है और डांस मूवमेंट अलग जाता है, डांस बहुत बेहतरीन करते हैं, लेकिन उनके जो, आप उनके डांस को अगर ऑब्जर्व करते हो, उनके फेस को ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पे वो जितने बेहतरीन वे से डांस करते उतने एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे नहीं दिखते। ऐसा लगता है कि कोई मिमिक्री आर्टिस्ट कुछ बोल रहा है और ये खाली मूवमेंट देते जा रहे हैं। और वही आप माइकल जैक्सन को आप कभी देखना, उनके कोई सिंगिंग डांस तो उनके फेस में वो अचीवमेंट दिखता है उसके बॉडी का। तो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर का ये एक अच्छा एग्जांपल है कि दोनों के मूवमेंट में कैसा होता है। तो किसी का ग्रॉस मोटर अच्छा रहता है, हैंड कंट्रोलिंग अच्छा होता है, लेकिन उंगलियों पे कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है, चीजों को पकड़ने में उनको तकलीफ जाती है, लिखने में उनको जान पे आता है। जो बच्चे को जान पे आता है तो उसका फाइन मोटर हमेशा ही वीक पाया जाता है। तो ये 10 कार्य जो होते हैं उनके दिमाग में होते रहते हैं, 10 कार्य जो होते हैं उनके दिमाग में चलते रहते हैं, और उस कार्यों के आधार पर उसके ब्रेन का जजमेंट होता है कि कौन सा लोग उसका अच्छा है, कौन सा लोग उनका अच्छा नहीं है। चलो अब देखते हैं इन लोग के बीच में कार्य। हमने तो ब्रेन को समझ लिया, ब्रेन के लोग को समझ लिया, प्रीफ्रंटल लोग को भी समझ लिया। तो अब ये जो ब्रेन के कार्य को हमने समझा, और जैसे हमने जाना कि ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट, और उसके अनुसार हमारा बिहेवियर बनता है, ठीक है। तो ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली अगर सेल की बात करते हैं तो 100 बिलियन न्यूरॉन सेल ब्रेन में डेवलप होते हैं एट अ टाइम, जब हम कुछ भी क्रियाएं सीखते हैं। और जब इस न्यूरॉन में कहीं डिस्टरबेंस आ जाता है उस लेवल में, तो हम उस पार्ट को समझ नहीं पाते। तो ब्रेन लोब के अभी फंक्शन जानेंगे।
लेफ्ट प्रीफ्रंटल में क्या होता है, राइट प्रीफ्रंटल में किस टाइप की क्वालिटीज होती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे लेफ्ट प्रीफ्रंटल की बात करते हैं तो लेफ्ट प्रीफ्रंटल जो होता है, जैसे लेफ्ट प्रीफ्रंटल किससे कनेक्ट होता है, मैंने आपको अभी बोला है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट प्रीफ्रंटल जो होता है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल, ये हमारी इंट्रापर्सनल क्वालिटी को दिखाता है, खुद की अवेयरनेस को दिखाता है। तो वैसे ही अब खुद की अवेयरनेस के लिए रिलेटेड काम करेगा हमारा लेफ्ट प्रीफ्रंटल। तो उसमें एक होती है रैशनल थिंकिंग, होती है प्लानिंग, होती है कोऑर्डिनेटिंग, होती है खुद के दिल के साथ कंट्रोलिंग, होती है एग्जीक्यूटिंग, होती है बिहेवियर, होती है सेल्फ अचीवमेंट, प्रॉब्लम देखेंगे, सेल्फ मोटिवेशन होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के इंट्रापर्सनल पार्ट को बताता है। इंटरपर्सनल यानी सेल्फ स्मार्ट, यानी आप खुद में क्या क्वालिटी होती है, ये जो होता है ये आपका लेफ्ट प्रीफ्रंटल बताता है। तो राइट प्रीफ्रंटल क्या बताता है, ये इंटरपर्सनल एबिलिटी को बताता है। तो इंटरपर्सनल एबिलिटी में क्या है, लोगों पे लीडरशिप करने की क्वालिटी, इंटरपर्सनल स्किल लोगों को समझने की क्वालिटी, क्रिएटिविटी, नए कुछ करके देखना, लोगों के लिए गोल विजुअलाइजेशन करना। ये लोग अगर समूह में आते हैं तो गोल को विजुअलाइज करते हैं, किस हिसाब से करना है, मोटिवेशन करना, सेल्फ स्टीम को बढ़ाना, साथ में लोगों के भी सेल्फ स्टीम को ये लोग बढ़ाते हैं, इंट्यूशन पावर को जगाना। और मेन बात होता है कि पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, पॉइंट ऑफ व्यू को, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के डिसीजन को लेना। फिर फ्रंटल की बात करते हैं, प्री फ्रंटल के बाद फ्रंटल की बात करते हैं, जिसको इंफीरियर फ्रंटल हमने बोला था। तो लेफ्ट फ्रंटल में क्या गतिविधियां होती है, लॉजिकल रीजनिंग बच्चा होता है, ये कंप्यूटिंग प्रोसेस को करता है, एनालिटिकल स्किल को डेवलप करता है, कंसेप्चुअल ब्रेन होता है तो अंडरस्टैंडिंग करता है, कंसेप्चुअल थिंग को जल्दी समझ लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू को समझता है, ग्रामेटिकल को समझता है, सिंटेक्स को समझता है, ठीक है, ये कॉजेस को समझता है और उसके इफेक्ट को भी समझता है, ये रिलेशनशिप के इफेक्ट को भी समझता है। क्योंकि ये कंपेरेटिव ब्रेन होता है, जहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपने 2 क्लास की, ठीक है, मेरी एक क्लास की होगी या मेरी 2 दिन की क्लास की, तो आप कंपैरिजन करोगे, सर के पहले क्लास से बेहतर सेकंड क्लास लग रही है, सेकंड क्लास से बेहतर तो वो कल वाली क्लास अच्छी थी, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन आता है, ये ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन नेचर में वो होता है। और ये जो कंपैरेटिव, जो लॉजिकली कंपैरेटिवली जो करता है, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन करता है। यानी कौन सा दिमाग का फंक्शन करता है, लेफ्ट फ्रंटल ब्रेन जो होता है ये गतिविधियां करता है। लेफ्ट फ्रंटल ब्रेन जो होता है ये गतिविधियां करता रहता है। अब राइट फ्रंटल ब्रेन क्या करेगा, ये इमेजिनेशन करेगा, जो आइडिया फॉर्मेशन होती है आइडिया फॉर्मेशन करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, जो आइडिया आपके दिमाग में आ गए उसको अलग अलग स्तर पे विजुअलाइज करेगा। कभी अगर आप अच्छे ग्राफिक्स को समझने वाले हुए तो 3D इफेक्ट के जरिए बताएगा, ये चीज यहाँ से काट दी तो ये ऐसे दिखेगी, वहां उस एंगल से देखोगे तो वैसी दिखेगी। विजुअल स्पेटिलिटी एबिलिटी आप में डेवलप होगी। विजुअल स्पेटिलिटी एबिलिटी यानी क्या, कि देख के समझने की, पिक्चर को समझने की, पिक्चर के भाव को समझने की कला आपके अंदर डेवलप होगी। साथ में आपके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन आपको पता चलेगा। जैसे विजुअल, कोई अच्छे से पेंसिल को पकड़ नहीं सकता, अच्छे से लिख नहीं पाता, या अच्छा कोई चीज वो डिजाइन नहीं कर पाता, इससे अच्छा उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बनाता नहीं है, जो बनाता है वो दिखता नहीं है। बनाने जाएगा गधा, उसको घोड़ा बनाने के लिए बोलो तो गधा ही डिजाइन करके रख देगा। तो यानी प्रॉपर जो सेटलमेंट, जहाँ पे जो चीज उसको डिजाइन करनी थी वो चीज वो प्रॉपर वे से डिजाइन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है राइट फ्रंटल जो होता है सही से काम नहीं करता। बाद में अब सेकंड लोब के बारे में जानते हैं, पैरिटल लोब के बारे में जानते हैं। सेकंड लोब जो पैरिटल होता है, अभी उसमें भी लेफ्ट और राइट ऐसे 2 पार्ट है।
ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को जैसे लेफ्ट, अभी हम पैरिटल लोब की बात करेंगे, पार्श्व लोब की बात करेंगे, तो क्या होता है, ये फाइन मोटर को बताता है। फाइन मोटर यानी छोटी मोटी गतिविधियां बॉडी में, फेस में जो होने वाली छोटी मोटी गतिविधियां। स्किल ओरिएंटेड होता है, एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। देखो आपकी नजरें किसी के बिहेवियर को पढ़ लेती है, एक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको समझना, किसी के दिमाग को, फेस को देख के ये अंदेशा लगा लेती है कि आगे वाला अभी गुस्से में आएगा, प्यार में आएगा, कैसे आएगा, वो आगे वाले की भावनाओं को भाव लेते हैं। साथ में फिंगर का कंट्रोल इनके साथ होता है, और साथ में कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट पे भी ये कंट्रोल करने का काम जो होता है ये बॉडी का पार्ट करता है। जैसे किसी के अपने बॉडी के पार्ट में कंट्रोल नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका लेफ्ट पैरिटल जो हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा। बाद में राइट पैरिटल की बात करते हैं, पार्शियल जो होता है राइट की, ये ग्रॉस मोटर स्किल को कहलाता है, यानी फुल बॉडी पे आपका कंट्रोल करना है, बॉडी मूवमेंट पे पूरा ध्यान होगा, पूरी बॉडी पे होगा। साथ में बॉडी की जो स्किन की जो सेंसिबल एबिलिटी होती है उस पे ये काम करता है, यानी स्किन से जो सीखने की, यानी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की, कोई चीजें ठंडी, कोई चीजें गर्म, ये जो सेंसिबिलिटी को है वो जगाता है। साथ में आई और बॉडी को कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखता है, आंखों के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, यानी मतलब क्या होता है आई और बॉडी का कोऑर्डिनेशन। एक चीज, आप एक बॉल को किसी ने आपके ऊपर थ्रो कर लिया, तो आप बिल्कुल उस चीज को नोटिफाई करेगी कि कितनी देर में वो आपके बॉडी के करीब आएगा और आपका हाथ उठा के उस बॉल को कैचअप कर लेगा। अगर यही एबिलिटी आपके पास नहीं होगी तो क्या होगा, कोई बॉल आपके पास थ्रो करेगा और आपका एक कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण, आई बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण आप उसको जब पकड़ने जाओगे तो छूट के आपकी बॉडी को वो बॉल लग जाएगी। तो मतलब आपके बॉडी का आपके आंखों के साथ सही से कोऑर्डिनेशन नहीं, यानी जजमेंटल कहीं पे तभी गलत है। बाद में टेम्परल की बात करते हैं, तो लेफ्ट टेम्परल जो होता है ये लैंग्वेज एबिलिटी का होता है, यानी लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी इसमें होती है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी इसमें होती है। ऑडियो आइडेंटिफिकेशन इसमें होता है, यानी किसी भी ऑडियो को सुन के आप उसके ट्यून को समझते हो, ये भी एबिलिटी इसमें होती है। मेमोरी स्ट्रांग होती है, यानी ये जो होता है सुन के याद रखने की मेमोरी को डेवलप करता है। ये लैंग्वेज भाषा की एबिलिटी को समझता है, ट्यून की एबिलिटी को समझता है। और वही राइट टेम्परल क्या करता है, टोन को अंडरस्टैंड करना, साउंड एंड वॉइस को अंडरस्टैंड करना, म्यूजिक को इमोशन में डालना, फीलिंग में डालना, यानी ये फीलिंग में डालने का काम करता है, वो इसको पढ़ने का काम करता है, इंटरप्रेट करने का काम करेगा। बाद में लेफ्ट ऑक्सीपिटल की बात करते हैं हम, तो ऑक्सीपिटल जो होता है वो विजुअल आइडेंटिफिकेशन का होता है, ये विजुअल एबिलिटी को बताता है। इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छी होती है, जो देखता है उसको अच्छे से वो वैसे के वैसे एक्सप्लेन करता है। रीडिंग एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। इमेज को अच्छे से पढ़ पाते हो, ग्राफ को अच्छे से पढ़ पाते हैं, नकाशे जो होते हैं हमारे अच्छे अच्छे उनको पढ़ पाते हैं। शेप और साइज और कलर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और राइट जो हमारा होता है, राइट जो ऑक्सीपिटल होता है ये विजुअल की क्रिया ये करता है, विजुअल अपीयरेंस को समझता है, सेंस को समझता है, विजुअल सेंस को समझता है, अंडरस्टैंडिंग मैप को करता है, विजुअल करता है, वो ग्राफिक को करता है। और किसी के बोली भाषा जैसे लैंग्वेज में कोई ग्राफिकल व्यूज हो गए उसको समझने की एबिलिटी जो होता है ये विजुअल लोब करता है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन के लोब जो होते हैं वो कार्य करते रहते हैं, और उस लोब के आधार पर हमारा बिहेवियर और हमारे एजुकेशन का मूवमेंट जो होता है वो टिका होता है। ठीक है, तो ये लोब से पता चलता है कि हमारा कैसे डेवलपमेंट होता है। अभी कभी बच्चे में कभी ये क्रियाएं कम होती है तो क्या करना चाहिए, तो इसके रिलेटेड तो हम रेमेडीज कराते ही है, जैसे सेल्फ एनालिसिस करना है तो कैसे सेल्फ एनालिसिस बढ़ाए,
खुद की आदत के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए बोलो, उसके बारे में लिखने के लिए बोलो, उसके बारे में उसको टीचर्स देने के लिए बोलो, उसको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। ये सोशल के बारे में जाना है तो लोगों को देखने की आदत डालो, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप करना है तो मैथमेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन को समझने के लिए बोलो। जो पजल आते हैं, लाइफ चैलेंजेस पजल रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनको बोलो। पैटल एबिलिटी को डेवलप करना है, किसी इमेज को डिजाइन करने के लिए बोलो, इमेज के हर पार्ट को उसको डिजाइन करने के लिए बताओ, जो जैसा दिखता है वैसे ड्रॉ करने की उसका हैबिट डालो तो पैटल हो जाएगा। काइनेटिक एबिलिटी को अगर डेवलप करना चाहता है, फाइन और ग्रॉस मोटर, तो आप उसके बोलते हैं ना उंगलियों, एक पंचिंग बॉल दे दो, उसके हाथों को मसाज करने के लिए बोलो, हाथों से फुल बॉडी को कंट्रोल करना चाह सिखाते हो तो उसको रनिंग कराओ, कोई फिजिकल वर्क करा लो उसके। लिंग्विस्टिक एबिलिटी अगर सीखना चाहते हो तो अलग अलग लैंग्वेज के बारे में सिखाओ, उनको ग्रामेटिकल रिदम के बारे में सिखाओ, उनको पढ़ाओ कि ग्रामेटिकल कैसे सीखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराओ। म्यूजिकल एबिलिटीज बढ़ाना चाहते हो तो म्यूजिक में उसको रखना सीखो, म्यूजिक इमोशन को, हर म्यूजिक क्या बोलता है उसको सोचने के बारे में उसका दिमाग लगाओ। नेचुरलिस्ट एबिलिटी के लिए नेचर के साथ खुला छोड़ दो, बच्चों को अपने पंच तत्वों में छोड़ दो, पंच तत्वों से वो सीख जाएगा। विजुअल एबिलिटी, हर चीज को देखने की, जैसे डिफरेंट फाइंडिंग रहते हैं, दो इक्वल पिक्चर रहते हैं वो उसको दिखा और वहां से डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलो। तो इस तरीके से ये 10 गतिविधियां जो होती है वो डेवलप होती है। साथ साथ आपको हमने जाना कि ये जो 10 लोग होते हैं हमारे 10 उंगलियों से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी रोज ऐसी मसाज करते जाना है, ये जो टिप को है ऐसे रब करते जाना है या तालियों को बजाते रहना है। खुद में ही एक अच्छे अचीवमेंट को सोचो और ताली बजाओ, कि यानी खुद का हैप्पीनेस को बनाते रखते हुए खुद का गुणगान करो और खुद को ही तालियों से सराहा या फिर कोई नहीं आपके। तो इस तरीके से हर टिप हर उंगलियों में टच होना चाहिए, इस तरीके से हमको करना है। और फुल बॉडी को रिलीज करना है तो क्या करना है, थंब को सेंटर में लगा के खाली इस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो ब्रेन की सेंटर नर्व यहाँ पे होती है ऐसा माना जाता है, ब्रेन का सेंटर यहाँ पे होता है ऐसा माना जाता है। और जब हम यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो पूरे ब्रेन में स्ट्रेस को रिलीज होता है। तो ये कुछ एक्टिविटी हमको आगे वाले से करा के लेने जिससे उसके फुल बॉडी का ब्रेन का विकास हो, और यहाँ पे हम पंचिंग करते रहे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो पूरे ब्रेन का जो लोब होगा वो धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम दबाते हैं हमारे उस ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी वहां पे एक्टिव हो जाती है, एक सेंसेशन दिमाग में जाता है। तो ऐसा है हमारा ब्रेन, ऐसे उसके लोब और ऐसी है उसकी समझने की कला। जब आप इस चीज को समझते हो तो ही ब्रेन को अच्छे वे से ट्रेन कर पाते हो। नहीं तो पता है किसी में विजुअल एबिलिटी कम है और हम मस्त उसको म्यूजिक में मेडिटेशन कराते जा रहे, पता चला वो मेडिटेशन जरा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका म्यूजिकल इम्पैक्ट कम है। जैसे हम किसी बच्चे को भी सिखाएंगे ना तो ये चीजें ध्यान में रखना हमको बहुत जरूरी होता है कि उसका विजुअल कैसा है। विजुअल अच्छा उसका भी वो बड़े इमेज दिखाते जा रहे, बड़े कलर के साथ उसको रखते जा रहे तो वो नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल इम्पैक्ट कम है और हम उसको सबसे ज्यादा विजुअल से सिखाने जा रहे हैं। म्यूजिकल इम्पैक्ट कम है और हम उसको सुनाते जा रहे, नहीं सीखेगा, उसके अपोजिट गुणों को कभी नहीं लेगा। कोई बच्चा काइनेटिक्स है, ठीक है, और पता चले उसको सभी चीजें हम ओरली पढ़ा रहे हैं, उससे करके कभी कुछ नहीं लेंगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। आप उसके पास वो चीजों को दो, उसको करने की एबिलिटी डालो, तो काइनेमेटिक बच्चा एक्सपेरिमेंट से सीखता है, कार्यों को करके सीखता है, फिजिकल एक्टिविटीज से सीखता है। म्यूजिकल बच्चा ऑडिटरी सीखता है, सुन के सीखता है, म्यूजिक होता है, म्यूजिक इमोशन से सीखता है। विजुअल बच्चा देख के सीखेगा। तो लास्ट की ये जो तीनों उंगलियां है हमें वीएस के टेक्निक को बताती है कि हम विजुअल कितने हैं, काइनेमेटिक्स कितने हैं और ऑडिटरी कितने हैं। ये जो होता है ये 3 फिंगर की रीजेस से पता चलेगा। यानी ये जो होती है छोटी उंगली जो होती है विजुअल, रिंग फिंगर होती है म्यूजिकल ऑडिटरी,
और ये जो होती है उसके बाद वाली मिडल जो फिंगर होती है ये काइनेमेटिक्स। ये दो फिंगर से हम देखेंगे कि उसकी फुल बॉडी कंट्रोल कैसा है, उसकी सीखने की कला कैसे, फिजिकल एक्सपेरिमेंट से कैसे सीखेगा, ये इस उंगली से पता चलेगा। यहाँ पे रिजेक्ट ज्यादा देखोगे तो समझ जाना, ठीक है। बाद में रिंग सर एक फिंगर बार में अगर दोबारा शुरू से ज्यादा बता होती है, दो इनका, मैं सुन नहीं पाई थी ठीक है पहले से बता रहा फिंगर्स हूँ। का। हेलो। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया था मेहता जी आपको? सर मैंने एक्चुअली मैं शुरू से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई ना, तो शुरू का ये फिंगर्स का दोबारा प्लीज बताइए। ओके, तो ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर जो होती है, ये वाली फिंगर, ये सॉरी पहले थंब, राइट थंब, हैंड की। थंब, ठीक है। थंब जो होता है हमारे में इंटरपर्सनल क्वालिटी को बताता है। लेफ्ट थंब जो होता है हमें किस क्वालिटी को बताता है कि ये हम सोशल में कैसे हैं, लेफ्ट थंब। और राइट थंब जो होता है वो हम इनर में कैसे हैं, ये क्वालिटी को बताता है, ठीक है। लेफ्ट जो इंडेक्स होती है हमारे लाइफ के लॉजिकल पार्ट को बताता है, हम लॉजिकल कितने हैं, मैथ में कैसे हैं, साइंस में कैसे हैं, ये जो पार्ट होता है लेफ्ट इंडेक्स बताता है। राइट इंडेक्स क्या करेगा? राइट इंडेक्स आपको विजुअल इम्पैक्ट को बताएगा, ठीक है। आपकी बोलते ना पिक्चरोग्राफिक मेमोरी बताएगा कि पिक्चर को कैसे ध्यान में रखते हैं, ये जो होता है ये उंगली बताती है। बाद में ये जो लेफ्ट होता है ये फाइन मोटर को बताता है, ये ग्रॉस मोटर को बताएगा। इंडेक्स सॉरी मिडल फिंगर, क्या बताएगा सर? ये फाइन मोटर को बताएगा। फाइन मोटर यानी आपके फिंगर पे आपका कंट्रोल, आपके फेस पे आपका कंट्रोल, फेशियल एक्सप्रेशन, और ये फुल बॉडी पे कंट्रोल बताएगा, काइनेमेटिक गतिविधि को बताएगा। बाद में इसके बाद में जो ये अपनी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर लेफ्ट जो होती है नेचुरलिस्ट होती है, नेचर के प्रति जो विजुअल भाव को होती है ये बताती है, म्यूजिकल नेचर की ट्यून को समझना, नेचर की वॉइस को समझना, ये जो होती है ये बताती है। ये वो होती है हमारे म्यूजिकल होती है, म्यूजिक को समझते हैं हम यहाँ से, ओके। ठीक है। बाद में ये विजुअल इम्पैक्ट को बताएगी, विजुअल। विजुअल देख के समझने की, ठीक है। राइट। इस तरीके से, सॉरी सॉरी राइट। इसके पहले वाला जो बताया था ना मैंने, ये ये वाला, मिडल ये फिंगर या रिंग फिंगर? म्यूजिक और लिंग्विस्टिक, ये म्यूजिक और लिंग्विस्टिक। लेफ्ट वाली जो होगी सर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के टोन को समझाएगी, और यानी भाषा के टोन को समझाएगी, और ये म्यूजिक को समझाएगी। और उसके बाद में छोटी जो उंगली है ना, लेफ्ट जो होती है नेचुरलिस्ट होती है, नेचुरलिस्ट, और ये विजुअल इम्पैक्ट को बताएगी।
विजुअलाइजेशन स्किल, ये छोटी वाली होंगी, अपोजिट विजुअल हो गया इंटर। है। हाँ, समझ में है? हाँ जी। तो इस तरीके से ब्रेन के 3 ये लोग होते हैं और हर क्षेत्र में अलग काम होता है, पर्सनैलिटी का अलग होता है, बिहेवियर का अलग होता है। और यही कारण होता है कि हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है डिफरेंट होती है, बिहेवियर पार्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। समझ में आया? क्या बता रहे हैं सर, समझ दोबारा में बोलना। आया? ब्रेन के फंक्शन समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी, वो तो सुन गए थे, समझ गए थे। बस बाद में इसका और बाकी दिक- में पढ़ेंगे हम आगे। इतना समझ में आया ना आज के दिन ब्रेन लूप का? तो चलो बाकी के हाँ जी, बाद हाँ में जी। करते हैं, अभी इसके अनुसार अगर और आपको ऑक्सीपिटल, बात करना है। टेम्पोरल, हाँ, कैपिटल ऑक्सीपिटल पर, जैसे मैं ये वीडियो भी आपको जैसे अभी ओरल हो बोन। जाता है वैसे भेज देता हूँ। या मैं थ्योरी आपको भेज दूंगा तो जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन इसको ऐसे ही कार्यों के हिसाब से याद रखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। आप समझाते हो ना सर, वो एक हमारे ना वो ब्रेन में वो बन जाता है, बेसिक बन जाती है कि आपने ऐसे बताया। पढ़ने से इतना नहीं, रिवीजन हो जाती है पढ़ने से, लेकिन हाँ हाँ, मैं इतने तो अच्छे तरीके समझाऊंगा, से आप पढ़ लेना, नहीं समझता तो समझा दूंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत जाती है वहाँ पे तो मैं बैठा हुआ